intervention, we already discussed about it. Why government is intervening in the economy, what is the reason behind it, is we already completed, right? So what are the type of intervention, we were in that topic, right? Okay, ठीक है, तो करते हैं ये। क्यों, रीजन क्या है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन करने का इकोनॉमी में? एग्जैक्टली, डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल, प्रमोटिंग पब्लिक गुड्स, प्रमोटिंग फेयर कंपटीशन, सिक्योरिंग, बिल्कुल, चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर, सिक्योरिंग increasing tobacco tax, and protecting domestic manufacturers, right? Okay, very good. ठीक है, तो आप एक मिनट, let me enter the students. Okay, so promoting fair competition, protecting people for the better environment, consumer behavior, ठीक है, preserving environment, all these, for all these things the government have to intervene in the economy, right? So in today's class we understand that what are the ways of the government intervention. We did five topics, मैंने 5 नाम आपको इसमें बताए थे. What are those names? First one is economic policy, second one is regulation, third one is tax, fourth one is price control, and fifth one is subsidy, right? So the first point, that is economic policy. So economic policy में 2 main categories है, just write it. In economic policies there are 2 main categories. The first one is supply side, ठीक है, सप्लाई साइड पॉलिसी. याद रखिएगा कि जो हमारा मार्केट है दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर. फर्स्ट वन इज डिमांड एंड सेकेंड वन इज सप्लाई. So here in economic policy there are 2 policies, supply side policy and demand side policy. अच्छा, what is the supply? Supply क्या होता है? किसी प्रोडक्ट को मार्केट में एक्सेसिबल करवाना, ठीक है. ये तभी पॉसिबल है जब प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में प्रॉपर्ली सप्लाई किया जाए, भेजा जाए, ठीक है. ये तो समझ में आ गया. सो गवर्नमेंट डिजाइन करती है सप्लाई साइड पॉलिसी टू एग्रीगेट सप्लाई इन द इकोनॉमी. अगर इकोनॉमी में सप्लाई बेटर होगा, डिमांड के हिसाब से होगा, तो कंजप्शन इंक्रीज होगा. तो इन शॉर्ट दैट इज गोइंग टू गिव द पॉजिटिव इफेक्ट ऑन जीडीपी, राइट. तो यहां पर गवर्नमेंट डिजाइन क्या करती है, डिजाइन करेगी सप्लाई साइड पॉलिसीज टू एग्रीगेट सप्लाई इन द इकोनॉमी, ठीक है. ये जो पॉलिसीज होगा वो किस चीज के लिए होगा? अच्छा, सप्लाई कब इंक्रीज होगा? जब डिमांड इंक्रीज होगा. सप्लाई इंक्रीज होगा वो तो ठीक है, लेकिन सप्लाई तब इंक्रीज होगा ना जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, है ना, तभी तो सप्लाई कर पाएंगे ना. अभी हम लोगों ने सिचुएशन देखा था ना कि ऑक्सीजन का कितना प्रॉब्लम हो रहा था. क्यों ऐसा हो रहा था? प्रोडक्शन बहुत कम था, इसीलिए बहुत जगह पे तुरंत प्लांट बैठाया गया और बहुत सारे प्रोसेस हुए, राइट, ताकि आपका डिमांड के हिसाब से सप्लाई करने के लिए हम तभी सक्षम है, तभी एबल है जब वी आर एबल टू प्रोड्यूस, राइट. सो इन शॉर्ट यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट इन पॉलिसीज के थ्रू, यानी जो भी पॉलिसी सप्लाई के लिए बनाएगी, उन पॉलिसीज के थ्रू दे आर गोइंग टू इंक्रीज द प्रोडक्शन इफिशियंसी, ठीक है. प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी, प्रोडक्ट मार्केट इंक्रीज करेगी, लेबर मार्केट इंक्रीज करेगी, ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स को रखेगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, सप्लाई इंक्रीज होगा, देन डिमांड के हिसाब से सप्लाई इज एबल टू मैनेज, राइट. तो यहाँ पर वो सारी चीजें हैं. प्रोडक्ट मार्केट में गवर्नमेंट जो है वो कंपटीशन लॉन्च करेगी, जैसे डीरेगुलेशन लेकर आएगी, ठीक है, मोनोपोली कम करेगी, रिड्यूस करेगी, प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज को रिड्यूस करने की कोशिश करेगी, कंपटीशन को हेल्दी कंपटीशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगी, वेलफेयर प्लस प्रॉफिट का थीम लेकर आएगी, वेलफेयर प्लस प्रॉफिट का. और ये सब चीजें ये किस चीज के लिए करेगी? सप्लाई साइड पॉलिसी में, ठीक है. सप्लाई साइड पॉलिसी में वो लेबर मार्केट के लिए क्या क्या काम करेगी? लेबर मार्केट समझते हो क्या होता है? जहां मजदूर जो काम करते हैं, ठीक है. तो लेबर मार्केट में वो इंप्रूव करेगी लेबर की क्वालिटी को, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन इफिशियंसी से हो, है ना. क्योंकि अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, कैपिटल भी चाहिए होता है, ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए होता है.
तो यहाँ लेबर मार्केट में ह्यूमन के ऊपर फोकस करेगी, लेबर मार्केट को बेटर करेगी, पहले से बेहतर करेगी लेबर मार्केट को, साथ साथ में इफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए ट्रेनिंग देगी, क्वालिटी इंप्रूव करेगी और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आएगी जिसके थ्रू उनको एजुकेशन मिलेगा और यूनियन पावर का रिडक्शन होगा। यूनियन पावर क्या होता है पता है ना? यूनियन पावर में जहां पर लोग एकता में करके कभी स्ट्राइक करते हैं, कभी कुछ भी ऐसा होता है, एसोसिएशन होता है, तो यूनियन पावर्स को भी रिड्यूस करेगी। अगर हर लेबर सेटिस्फाइड है तो उसको यूनियन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यूनियन इज समथिंग विच इज फॉर मेकिंग डिमांड अबाउट देयर राइट्स, ठीक है। बट इफ दे विल गेट प्रॉपर राइट्स, दे आर नॉट गोइंग टू डिमांड एनीथिंग फ्रॉम द कंपनी, फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। तो सेम थिंग द गवर्नमेंट विल डू। आगे बात समझ में? तो यहाँ फोकस सप्लाई साइड में किसके किसके ऊपर होगा? प्रोडक्शन के ऊपर होगा, ठीक है, लेबर मार्केट के ऊपर होगा और कंपटीशन के ऊपर होगा। किसके किसके ऊपर होगा? तीन चीजें यहाँ पर बात की जा रही है। तीन चीजें क्या क्या है? फर्स्ट वन इज सप्लाई चेन में, ये सप्लाई चेन आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी में दो कैटेगरीज में था, सप्लाई चेन साइड, ठीक है, सप्लाई साइड पॉलिसी और डिमांड साइड पॉलिसी। सप्लाई साइड पॉलिसी में तीन चीजों पे फोकस कर रही है गवर्नमेंट। किस किस चीजें? लेबर मार्केट पे, प्रोडक्शन पे और कंपटीशन पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट डिमांड साइड पॉलिसीज। डिमांड साइड पॉलिसीज, डिमांड और सप्लाई फिस्कल पॉलिसी में आता है, पता है ना। मॉनेटरी पॉलिसी में आपके आते हैं क्या चीज? करेंसी, ठीक है। सो आपका डिमांड साइड पॉलिसी जो है डिमांड साइड पॉलिसी कंसिस्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी में भी द गवर्नमेंट जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिस्कल पॉलिसी बाय चेंजिंग द स्पेंडिंग एंड टैक्सेस। अच्छा, स्पेंडिंग और टैक्सेस में क्या बदलाव आ रहा है? अब इसका रिलेशन पूरा इकोनॉमिक्स है, ध्यान से सुनिएगा। आपका इनकम जो है, इनकम में, इनकम को आप दो तीन तरीके से यूज करते हैं। पहला सेविंग करते हैं, कंजप्शन करते हैं, यानी एक्सपेंस करते हैं, ठीक है, सेविंग, कंजप्शन, ठीक है। अब और एक्सपेंस, अब आपका जो खर्च है, खर्च को बचा करके क्या किया जाता है? सेविंग किया जाता है। हर महीने कोई इंसान 30,000 कमा रहा है तो 10,000 सेविंग कर रहा है, तो 20,000 वो अपने खर्च के लिए रख रहा है ना, खाने पीने, रेंट, एवरीथिंग। तो आपका कंजप्शन पे 20,000, 10,000 आपके सेविंग पे जा रहा है ना। लेकिन जैसे ही आपका टैक्स में बदलाव आएगा, चूंकि 30,000 रुपए डजंट कम्स अंडर द स्लैब्स, ठीक है। अगर कोई पर्सन 50,000 कमा रहा है, ठीक है, चलो वो स्लैब में आ जाएगा 5 लाख से ऊपर, ठीक है। अब टैक्स में जैसे ही बदलाव आएगा, आपका दोनों चीज इफेक्ट होगा, कंजप्शन भी और सेविंग भी। ट्रू, सेविंग का अगर अमाउंट आपने फिक्स कर रखा तो हो सकता है कि आपका 10,000 जाता वैसे ही जाए, लेकिन 20,000 में आप क्या कीजिएगा? कटौती कीजिएगा। So demand of the consumer can be changed according to the taxes. True? Taxes जैसे चेंज होगा वैसे ही आपका स्पेंडिंग का जो पैटर्न है वो बदल जाएगा। स्पेंड करने का यानी खर्च करने का पैटर्न बदल जाएगा। पहले जाके मोमो नेशन में खाती होगी हमको मोमोज, अब टैक्स देना पड़ा तो शी विल गो टू द साइड वाला, वो जो आपके रेडी वाले होते हैं वो भी अच्छा बनाते हैं। दैट इज पॉसिबल, दैट इज पॉसिबल, ये चीज होता है। तो सेम थिंग इज द सिचुएशन। क्लियर हो गई ना बात? चलिए, हाँ, तो ओके, यहां तक समझ में आ गया सबको? क्लियर हो गया कि द चेंजिंग इन द डिमांड इज अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द टैक्सेस विच इज डन बाय द गवर्नमेंट। इट डायरेक्टली इफेक्ट द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। डिमांड जो प्रोडक्ट का है वो बिल्कुल इफेक्ट हो जाएगा इससे। Monetary policy जो है that is responsibility of the central bank, and who are the which one is the central bank in India? RBI, Reserve Bank of India। मॉनेटरी पॉलिसी किसके अंडर में? आपके सेंट्रल बैंक के अंडर में है, और ये मनी सप्लाई को इफेक्ट करता है। मनी सप्लाई इकोनॉमी में कितना हो रहा है वो इससे इफेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका डिमांड को किस किस तरीके से चेंज किया जाता है, कैसे वो इफेक्टेड होता है, तो यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इंक्रीज हुआ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, वैसे इंक्रीज हुआ टैक्स। इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इंक्रीज इन द टैक्स, दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द डिमांड, राइट। सेकेंड वन इज द लोअर टैक्सेस और इंक्रीज द टैक्सेस। या तो आपने टैक्स को कम कर दिया, टैक्स कम होगा तो क्या होगा? आपका डिमांड अधिक होगा, इंक्रीज करेगा, आपका परचेजिंग पैटर्न स्ट्रॉन्ग बनेगा,
ठीक है। बहुत सारे ओपन मार्केट ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह में भी चेंजेस, गवर्नमेंट ट्रेजरी बॉन्ड, बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड, ये सारी चीजें आपकी, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी किस चीज में आएंगी, आपके डिमांड में इफेक्ट, डिमांड को इफेक्ट करेंगे। क्लियर हो गया। उसके अलावा आप और भी क्या क्या चीजें कर सकते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कि कभी ऐसा सिचुएशन है जहां पर आपका इकोनॉमिक रिसेशन आया हुआ है, तो इकोनॉमिक रिसेशन आया, इकोनॉमिक मंदी है, तो वहां पर आप डिमांड को इफेक्ट कैसे कर सकते हो, उसके लिए अलग दिया हुआ है। और इन द सिचुएशन ऑफ आपका जब महंगाई नहीं है, नॉर्मल है, तो उस समय आप किस तरीके का डिसीजन ले सकते हो जो डिमांड को इफेक्ट करेगा। तो गवर्नमेंट जो है ना, वो दोनों तरीके का डिसीजन ले सकती है, टैक्स को इंक्रीज भी कर सकती है, टैक्स को डिक्रीज भी कर सकती है, जैसा मार्केट का सिचुएशन, ठीक है। सेकेंड चीज होगा कि वो पॉलिसीज इंक्रीज भी कर सकती है, पॉलिसीज डिक्रीज भी कर सकती है, टैक्स बढ़ा भी, वही टैक्स इंक्रीज भी कर सकती है, टैक्स हटा भी सकती है, टैक्स को रख भी सकती है। सो एनीथिंग, दैट होल थिंग इज गोइंग टू इफेक्ट द डिमांड, ठीक है। अब नाउ द नेक्स्ट वन इज द रेगुलेशंस। अब कौन सा नेक्स्ट पॉइंट आया, रेगुलेशंस। गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी हो रहा है, कंजप्शन, प्रोडक्शन, हर चीज, हर एक एक्टिविटी प्रॉपर्ली हो। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, पहली चीज, इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दूज एक्टिविटीज थ्रू विच वी आर अर्निंग द मनी, ठीक है, जहां से पैसे का फ्लो हो रहा है, उसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। जहां पर आपके जीडीपी पे जिसका इफेक्ट हो, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक शॉप चला रहा है रिटेलर, दैट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट वही चीज इफ योर, सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो भी चीजें हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि वो हेल्दी वे में रन करे, ठीक है। कुछ रेगुलेशंस बनाए जाते हैं बिजनेस को इनकरेज करने के लिए। इनकरेज करना यानी उत्साह, मतलब बोलते हैं ना, प्रोत्साहन के लिए, ठीक है। एक मिनट। तो इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट कुछ रेगुलेशन लेकर आती है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस यानी पॉलिसीज बनाती है। और ये बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो इसका मतलब, वाइल अदर टू कंट्रोल बिजनेस एक्टिविटीज, बहुत सारे ऐसे भी बिजनेस एक्टिविटीज चलते हैं जो दूसरे बिजनेस एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का रीजन क्या होता है कि पॉजिटिवली वो बेटर करे आपके बिजनेस को, है ना। अनवांटेड रिजल्ट्स वगैरह और लॉसेस ना हो, तो गवर्नमेंट कई बार रेगुलेशंस लेकर आती है। तो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस किसके किसके ऊपर है, जैसे एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आपके रेगुलेशन है। एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या क्या रेगुलेशन है, जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स बनाए हैं आपके रेगुलेशन। लॉ वेजेस के ऊपर है, आपको कितना सैलरी मिलना चाहिए, आपको कितनी छुट्टियां मिलनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपको बता दूं कि टीचिंग के लिए यूजीसी नॉर्म्स बनाता है, ठीक है, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। क्लियर होगी बात, मतलब मैंने एग्जांपल में बताया। तो गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे रूल्स और पॉलिसीज बनाती है एम्प्लॉयमेंट के लिए। अब वो क्या क्या रूल्स और पॉलिसीज हैं, सो एम्प्लॉयमेंट के लिए भी बहुत लोग रेगुलेशंस बनाते हैं, फेयर रिक्रूटमेंट हो, प्रॉपरली सैलरी मिले, ठीक है। ईपीएफओ भी है आपका, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस एक्ट भी है आपका, ईपीएफ पीएफ ग्रेचुइटी एक्ट भी है। देयर आर सो मेनी एक्ट्स व्हिच इज मेड फॉर द एम्प्लॉयमेंट पर्पस, राइट। और ये हो गया। उसके अलावा कुछ रूरल एरियाज में भी चल रहे हैं आपके रूरल इंटीग्रेटेड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स वगैरह चल रहे हैं, जहां पर आपको जॉब मिलने की सुविधा है। और इसके बाद आपका मनरेगा जो था, ये भी एक तरीके से रिलेटेड विद एम्प्लॉयमेंट था, जिसको जॉब नहीं मिल रहा है, ठीक है, उनको एक बेरोजगारी भत्ता मिलना था, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। तो चलिए वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर में आ गया। सेकेंड है एनवायरमेंट के लिए भी कई बार कुछ रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है ना, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, तो ताकि आपके एनवायरमेंट के लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बनाना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए आपका रेगुलेशंस बनाना, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है ना, और उसके अलावा भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कंपटीशन के लिए बनाना कंपटीशन एक्ट 2001। क्लियर हो गई। और इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्टिंग के लिए कंज्यूमर के पर्सनल इंफॉर्मेशन इधर से उधर ट्रांसफर ना हो, तो साइबर एक्ट्स बहुत सारे बनाए गए हैं जिसके थ्रू आपके डेटा प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो ये सारे रेगुलेशंस आपके किसके, सारे रूल्स किसके अंडर में आएंगे, रेगुलेशंस टॉपिक के अंडर में आएंगे सारे। किसके ऊपर बात की गई है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, एनवायरमेंट के ऊपर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऊपर, कंपटीशन के ऊपर, इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्टिंग के ऊपर। ये सारी चीजें आपके रेगुलेशंस में आएंगी, ठीक है। किसमें आएंगे ये, रेगुलेशंस में। नेक्स्ट है टैक्सेस, नेक्स्ट इज टैक्स।
टैक्स। अच्छा, टैक्स जो है दैट इज द मेन सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, वी ऑल नोस। और इसी टैक्स के ऊपर टैक्स जो है, ये चलिए, टैक्स जो है दैट इज द मेन सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट का ट्रेजरी भरने का ऑप्शन अगर गवर्नमेंट के पास है तो दैट इज टैक्स, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट है वो कोई भी चीज फाइनेंस करती है तो उसके लिए उसको क्या चाहिए होगा, पैसे चाहिए होंगे। प्रोग्राम अगर वो कुछ भी लॉन्च कर रही है, वेलफेयर के लिए कोई काम कर रही है, किसी भी चीज के लिए अगर वो पैसे काम कर रही है तो उसके लिए पैसे चाहिए, है ना। अब पैसे कहाँ से आता है, हमारे जैसे लोगों से, जो भी इनकम जो भी है वो टैक्स देते हैं। लेकिन टैक्स भी हर एक कोई पे नहीं करता है, एक स्लैब रेट बनाया गया कि स्लैब के ऊपर के पर्सन जो है वो टैक्स देंगे। और कई जगह पे आपको टैक्स पे छूट भी मिलती है, ठीक है। टैक्स पे छूट क्यों मिलती है, इन द सिचुएशन व्हेन यू आर डूइंग द सेविंग, व्हेन यू ऑलरेडी टुक द लोन। अब ऐसे सिचुएशन में जब आप ऑलरेडी किसी और बोल सकते हैं ना कि दबाव में है, वहां पर आप गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे पाइएगा तो वहां गवर्नमेंट छूट भी देती है। तो ऐसा नहीं है कि 100% कंपलसरी कि आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, आपको देने के बाद भी कई बार वापस भी हो जाता है टैक्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंस को, पैसे को, टैक्स को यूज करती है प्रोग्राम्स को लॉन्च करने के लिए, वेलफेयर के लिए, रोड बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, पब्लिक गुड्स के लिए, पार्क के लिए, नेशनल डिफेंस के ऊपर, इन सब पे क्या वो पे करती है, क्या लगाती है, पैसे लगाती है। और वो पैसे कहाँ से आता है, टैक्स के थ्रू, ठीक है। तो इन शॉर्ट जो गवर्नमेंट है वो कलेक्ट करती है टैक्स फ्रॉम द टैक्स पेयर्स, जिनको टैक्स देना है। और ये कहां से आता है, पैसा कहां से आता है, बिजनेस से, यानी जो बिजनेसमैन है वो पैसा देते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर्स यानी कि इंडिविजुअल पर्सन से, जैसे मान लो मैं जॉब कर रही हूँ, मेरा अगर स्लैब रेट में आ रहा है तो आई विल पे टैक्स, ठीक है। और यहाँ पर जो टैक्स है वो भी बहुत तरीके का है, ऐसा सिर्फ नहीं है कि द टैक्स इज ओनली ऑन इनकम, बट टैक्स जो है कई बार आपके एंटरटेनमेंट टैक्स भी पहले लगता था, आपका सेल्स टैक्स भी था, सर्विस टैक्स भी था, और आपका टीडीएस भी कटता है। टोटल ये सम डिडक्टेड एट सोर्स होता है, ठीक है, अमाउंट डिडक्टेड एट सोर्स, आपका टीडीएस भी कटेगा, क्लियर है। तो टैक्स का फॉर्म जो है दैट इज चेंज। और कई बार एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी भी लगता है, और अभी तो बहुत सारे टैक्स को हटा करके क्या लेकर आ गए हैं, जीएसटी, गुड्स एंड सेल्स टैक्स। तो ये सारे जो टैक्स हैं वो क्या करते हैं, और कई बार ये भी चीज है कि जो टैक्स है कई बार छूट भी दिया जाता है, रिटर्निंग या फिर जो टैक्स देने का टाइम है वो भी चेंज किया जाता है। जैसे कोविड के टाइम पे बहुत बार टैक्स पे छूट भी मिला है और टाइम भी एक्सटेंड किया गया है ना। तो टैक्स क्या है वो तो हम आई थिंक क्लियर हो गया होगा, द अमाउंट विच इज पेड बाय द टैक्स पेयर टू द गवर्नमेंट, बट अकॉर्डिंग टू द वेरियस स्लैब रेट, अकॉर्डिंग टू द स्लैब, जैसे 5 लाख से ऊपर को 10% देना है, 10 लाख से ऊपर को 20% देना है, ठीक है, 20 लाख से ऊपर को 30, लाइक दिस काइंड ऑफ स्लैब रेट इज डिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट, एंड एवरी ईयर व्हेन बजट पास दैट स्लैब रेट इज आइदर दैट इज फिक्स्ड और दैट कैन बी चेंज्ड। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट वन इज प्राइस कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल, नेक्स्ट वन इज प्राइस कंट्रोल। कस्टम ड्यूटी इज ऑल्सो अ टैक्स, कस्टम ड्यूटी लिखिए, और टी सोर्स या सम जो डिडक्टेड एट सोर्स होता है, जहां से आपको पैसा मिल रहा है वहीं से आपके पैसे को डिडक्ट कर दिया जाएगा। फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग द अमाउंट एट फ्रॉम दैट ऑफिस ओनली द अमाउंट इज डिडक्टेड। अब ऐसी सिचुएशन में पता है हम लोग क्या करते हैं, वी आर फाइलिंग आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न, वी आर फाइलिंग आईटीआर। नेक्स्ट पॉइंट, प्राइस कंट्रोल। अंडर अ प्राइस कंट्रोल पॉलिसी, देखिए टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का मतलब होता है जो पैसा आपको जहां से सैलरी मिल रहा है वहीं पर कट जाए, वहीं पर पैसा डिडक्ट हो जाए, दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और अगर आपका टैक्स नहीं कटा है तो हर आपके फाइनेंशियल ईयर में एक डेट आता है, उस डेट से पहले पहले आपको खुद से इनकम टैक्स अमाउंट, पहले इनकम टैक्स तो कई बार अपने आप भी डिडक्ट हो जाता है हर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। हाँ, अगर आपने आईटीआर फाइल कर दिया तो आपके पैसे वापस भी हो जाते हैं, ठीक है। चलिए प्राइस कंट्रोल्स क्या है, अंडर अ प्राइस कंट्रोल पॉलिसी जो गवर्नमेंट है वो प्राइस सेट करती है गुड्स और सर्विस का। किस चीज का प्राइस सेट करती है, गुड्स और सर्विस का। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ प्राइस,
प्राइस कंट्रोल का दो तरीके का फॉर्म है. फर्स्ट वन इज प्राइस सीलिंग एंड सेकेंड वन इज प्राइस फ्लोर. प्राइस सीलिंग CEILING सीलिंग, फ्लोर FLOOR फ्लोर. ठीक है, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर. सो प्राइस जो सीलिंग है वो क्या है? प्राइस सीलिंग का मतलब होता है लिमिट द मैक्सिमम प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. यानी किसी भी गुड्स और सर्विसेज का सबसे मतलब महंगा प्राइस, मैक्सिमम प्राइस सेट करना. जैसे कैसे कोई सामान खरीदते हुए MRP सेट होता है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस. अब उसमें लिखा होता 10 रुपीज, तो कोई भी शॉपकीपर आपसे 10 रुपए से ऊपर नहीं ले सकता उसका. आ रही बात समझ में? तो दैट इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस. तो वो एक मैक्सिमम प्राइस सेट कर दिया गया है कि इससे ऊपर में ये प्रोडक्ट को सेल नहीं किया जाएगा, उससे कम में सेल किया जा सकता है. यानी 10 रुपीज का है तो दैट कैन बी सोल्ड एट 9 or 8 बट नॉट अबव 10. ठीक है, सो प्राइस सीलिंग लिमिट द मैक्सिमम प्राइस फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज. सप्लायर्स जो होते हैं, सप्लायर्स जो होंगे कैन नॉट चार्ज अ प्राइस हायर देन दैट प्राइस. और वो भी जो भी गवर्नमेंट प्राइस सेट करेगी उससे ऊपर प्राइस आप सप्लायर सेट नहीं कर सकता. यस हर्ष, आपको कि प्राइस सीलिंग जो है वो लिमिट कर देता है मैक्सिमम प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. सप्लायर्स कैन नॉट चार्ज अ प्राइस हायर देन दैट प्राइस. जो भी प्राइस गवर्नमेंट ने सेट कर दिया उससे ज्यादा प्राइस आप कस्टमर से नहीं ले सकते. पर्पस क्या है प्राइस सीलिंग का? पर्पस है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, प्रोडक्ट को अफोर्डेबल बनाना. जैसे मैंने बताया भी था कि कोविड से पहले व्हेन आई परचेज सैनिटाइजर ऑफ डिटॉल आई गिव 77 रुपीज फॉर दैट. 77. नाउ दैट इज आवर इसेंशियल कमोडिटी. अब वो क्या बन चुका है? एक तरीके से इसेंशियल कमोडिटी बन गया. तो अब इसेंशियल कमोडिटीज वाली सिचुएशन में हर एक पर्सन खरीद सकता है 77 रुपीज का सैनिटाइजर. हार्डली वो 5 to 10 डेज चलेगा. ट्रू. सो जो लोअर इनकम ग्रुप होगा दे कैन नॉट एबल टू अफोर्ड. सो गवर्नमेंट चाहती है कि कंज्यूमर इसेंशियल कमोडिटीज को एक्सेस कर पाए, यूज कर पाए. इसीलिए वो प्राइस सीलिंग कॉन्सेप्ट लेकर आती है और वो प्राइस को क्या कर लेती है? कंट्रोल कर लेती है. एक प्राइस सेट करती है कि इससे ऊपर में महंगा आप नहीं बेचोगे सामान. ठीक है, तो यहाँ कंज्यूमर है वो अफोर्ड कर सके, पॉसिबिलिटी है. इसी के लिए प्राइस सीलिंग को यूज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा. गवर्नमेंट एक प्राइस सीलिंग सेट करती है, एक फ्री मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस बना देती है. और यहाँ पर क्या चीजें होती हैं, मतलब सेटिंग अप प्राइस सीलिंग का क्या क्या इंप्लीकेशन है, क्या क्या चीजें हो सकती है, इंप्लीकेशन क्या है. ठीक है, ब्रिंगिंग अप द शॉर्टेज. कोई भी चीज जब सस्ता हो जाता है तो उसका डिमांड क्या हो जाता है? इंक्रीज आता है. तो ऐसे सिचुएशन में शॉर्टेज होने का है कि ब्रिंगिंग अप द शॉर्टेज. कई बार लोअर प्राइस की वजह से कंज्यूमर ज्यादा उस प्रोडक्ट का डिमांड करना शुरू कर देते हैं और उसके इफेक्ट में क्या होता है कि वो प्रोडक्ट का शॉर्टेज हो जाता है. सप्लाई कम हो जाता है, डिमांड बढ़ जाता है. सप्लाई कम, डिमांड बढ़ गया, शॉर्टेज होना शुरू हो गया. सेकेंड क्या है? लेस इफिशिएंट एंड डिक्रीजिंग इकोनॉमिक सरप्लस. अब इससे इकोनॉमिक सरप्लस कैसे डिक्रीज हो रहा है? लेस इफिशिएंट मतलब लेस इफिशिएंट बनता है और आपका इकोनॉमिक सरप्लस डिक्रीज हो रहा है. एक तरीके से नेगेटिव ही है कि आपके प्राइस सीलिंग से क्या होता है. तो यहाँ इकोनॉमिक सरप्लस क्या है? जो कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस. यानी कंज्यूमर ने को क्या फायदा हुआ, प्रोड्यूसर को क्या फायदा हुआ. तो ड्यू टू लोअर प्राइस प्रोड्यूसर सरप्लस विल डिक्रीज, यानी मार्जिन कम हो जाता है प्रोड्यूसर का. सही बात है ना. अब जैसे मान लीजिए कि डिटॉल है, एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज ट्रुथ बट आई एम गिविंग द एग्जाम्पल. मान लीजिए डिटॉल है, उसको सैनिटाइजर बनाने में कॉस्ट पड़ा है 20 रुपीज या मान लीजिए 15 रुपीज बनाने में लग रहा है और उसको सेल करना पड़ा है 22 में. तो मार्जिन कम हुआ कि नहीं? कम हो गया मार्जिन. और लेकिन यहाँ बेनिफिट किसको हुआ? कंज्यूमर को बेनिफिट हुआ. तो ये दे गेट द लेस प्रॉफिट. मतलब कंज्यूमर को तो प्रॉफिट हुआ लेकिन यहाँ प्रोड्यूसर को प्रॉफिट नहीं हुआ. ठीक है, और कंज्यूमर गेट लोअर प्राइसेस, तो इसकी वजह से उनको शॉर्टेज हो रहा है. अब जब शॉर्टेज होगा तो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट की तरफ बढ़ोगे.
या दूसरे प्रोडक्ट की तरफ बढ़ोगे, थोड़ा सा महंगा भी होगा तो लोगे। तो कहीं ना कहीं इससे कंज्यूमर को भी लॉन्ग टर्म में हानि है, लॉस है, और आपके प्रोड्यूसर को भी लॉस है। सप्लाई डिक्रीज बिकॉज प्रोड्यूसर सप्लाई फ्यूअर गुड्स, और बाद में जब आपका कॉस्ट लो हो जाता है और प्रोड्यूसर को किसी भी चीज से बेनिफिट कम मिलने लगता है तो प्रोड्यूसर क्या हो जाता है, डिस्करेज, है ना। तो वो भी क्या करता है, प्रोडक्शन उसका मिनिमाइज कर देता है। जब प्रोडक्शन उसका मिनिमाइज होगा, मार्केट में शॉर्टेज, तो इससे दोनों को लॉस है। क्लियर हो गया प्राइस सीलिंग का। उसके अलावा रेशनिंग, रेशनिंग RATIONING, रेशन से रेशनिंग, रेशनिंग। अच्छा, कंज्यूमर क्या होता है, रेशनल होता है। क्या होता है कंज्यूमर, ऐसे बता रही हूँ, रेशनल होता है। पढ़ा है इकोनॉमिक्स में, माइक्रो में, कि कंज्यूमर्स आर रेशनल। व्हाई? बिकॉज देयर डिमांड इज नेवर मिनिमाइज, कभी भी डिमांड कंज्यूमर का कम नहीं होता है। होता है, हमेशा कुछ ना कुछ डिमांड रहता है। चलिए, तो यहाँ रेशनिंग क्या है ये पढ़ते हैं। तो रेशनिंग बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज, जब प्रोडक्ट का शॉर्टेज हो जाता है मार्केट में, क्योंकि कॉस्ट को मैक्सिमाइज लिमिट आपने सेट कर दिया है, अब यहाँ प्रॉफिट प्रोड्यूसर को हो नहीं रहा है, सप्लाई कम हो चुका है, शॉर्टेज हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में दूसरा गुड्स को फाइंड आउट करना किसी कंज्यूमर के लिए चैलेंजिंग टास्क हो गया। ठीक है, सपोज इट गोज फॉर अ लॉन्ग टाइम, सपोज करो कि ये लंबे समय तक आपका प्रोडक्ट का शॉर्टेज होता रहे, तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट में नीड टू रेशन गुड्स टू इंश्योर देयर अवेलेबिलिटी। रेशनिंग, राशन कार्ड जो होता है ना, ये एक तरीके से उससे रिलेटेड है, जहां पर कंज्यूमर को प्रोडक्ट मिल पाए, अवेलेबल हो पाए, इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ और पॉलिसीज लाना पड़ता है। रेजिंग अ ब्लैक मार्केट, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है आपके प्राइस सीलिंग का। ब्लैक मार्केट क्या होता है बताती हूँ। ब्लैक मार्केट का सबसे अच्छा एग्जांपल मेरे साथ ही खुद हुआ है। आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ दैट। व्हेन आई वाज इन माय स्कूल, ठीक है, जब मैं स्कूल में थी, आई वाज इन केंद्रीय विद्यालय, सो होल जो भी बुक्स थे वो सारी एनसीईआरटीज थे। ठीक है, अब एनसीईआरटी जो बुक होता है दैट इज द गवर्नमेंट पब्लिश्ड बुक। ठीक है, हर एक गवर्नमेंट, लगभग केंद्रीय विद्यालय जो था आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है, वो सारे स्कूल में सेम किताब चलती थी। और 6th के बाद आपके 10th और 12th, 6 से लेकर 12th तक हर एक स्कूल में एनसीईआरटी लगभग चलता है। बहुत सारे स्कूल में 8th के बाद, लेकिन एनसीईआरटी स्कूल बहुत सारे स्कूल्स में चलता है। ऐसे सिचुएशन में मार्केट में बहुत ही लो कॉस्ट में प्रोडक्ट, सिर्फ 30 रुपीज की किताब आती थी हम लोग की, 30। ठीक है, अब एक साथ रिजल्ट आउट हुआ, एक साथ बच्चों का डिमांड बढ़ गया बुक के लिए। बुक क्या हुआ, शॉर्टेज, बुक शॉर्टेज हुआ। अब जिनके पास भी वो बुक है, रिटेलर के पास, व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग, दे स्टार्टेड सेलिंग इट फॉर द मोर देन द एमआरपी कॉस्ट। लाइक दैट बुक जो 30 रुपीज का था, आई टुक इट एट 70। आई बात समझ में? अब नाउ द क्वेश्चन इज that why the people are giving more money, because their requirement is like that, right? अब किताब तो लेना ही है, पढ़ना तो है ही, तो ऐसे सिचुएशन में आपके ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो जाता है। ब्लैक मार्केट जब तब होगा जब शॉर्टेज हो जाएगा, जब शॉर्टेज होगा और कुछ लोगों के पास गुड्स एग्रीगेट में आ जाए। ये चीज आपके ओनियन के साथ भी हुआ था, ओनियन, प्याज के साथ, जिनके पास बहुत ज्यादा स्टॉक है और मार्केट में उसका शॉर्टेज है, तो what those persons are started doing, उस स्टॉक को एक्सेसिव रेट में, हाई रेट में मार्केट में सेल करना शुरू कर देना। So that is black marketing. So black marketing can be possible when there is a shortage of good, and the shortage of good is done because of the price ceiling concept of the government. And in that, what will be happen, that they will set the higher price, not more than that price any supplier can sell the product. आगे बात समझ में क्लियर हो गया सबको? एवरीवन, सबको क्लियर हुआ ऑनलाइन क्लास? यस मैम। यस मैम। अब प्राइस फ्लोर क्या होता है? अच्छा, प्राइस सीलिंग, ये देखो ऊपर क्या है, ये सीलिंग, तो प्राइस ऊपर और प्राइस फ्लोर, तो यहां पर डिफरेंस तो समझ में आ ही गया होगा। तो प्राइस फ्लोर इज अ मिनिमम प्राइस
दैट कैन बी चार्ज फॉर द गुड्स और सर्विसेज, यानी मिनिमम चार्ज, वहां मैक्सिमम था, मिनिमम चार्ज यानी जितना आपको पैसा ले आप सके, मिनिमम चार्ज जब आप सेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये मिनिमम, वहां तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा रहा था प्राइस सीलिंग से, यहां पर किसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है? सप्लायर्स को, यानी कि मैन्युफैक्चरर को। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जितना सस्ता प्रोडक्ट मिलेगा उनको उतना अच्छा लगेगा। वी आर प्राइस सेंसिटिव, आपको भी अच्छा लगेगा ना, डिस्काउंटेड रेट में 5,000 का सामान 1,000 में मिलेगा तो अच्छा लगेगा कि नहीं? सो वी आर कंज्यूमर्स। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि एक प्राइस ऐसा सेट करना है जिस प्राइस से नीचे में वो प्रोडक्ट सेल ना हो। तो एक मिनिमम प्राइस व्हाट द कंज्यूमर हैव टू पे एटलीस्ट टू द मैन्युफैक्चरर, एंड द प्राइस फ्लोर स्ट्रैटेजी इज सेट अप बाय द गवर्नमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, अब प्राइस फ्लोर क्या हो सकता है? जैसे मिनिमम वेज हो गया आपका, कंपनी मिनिमम वेज हो गया। अच्छा, एक और भी चीज हो गया आपका, मिनिमम वेज में क्या होता है, जैसे कि वर्कर्स को इतना पैसा देना ही देना, मिनिमम अमाउंट। ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम आई गेस क्लियर हो गया होगा, मिनिमम प्राइस लेलिंग और प्राइस फ्लोर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि अगर कोई प्रोडक्ट का डिमांड आपके क्वालिटी के हिसाब से है तो उस प्रोडक्ट का प्राइस हाई होगा या लो? वेरी गुड। अगर प्रोडक्ट का डिमांड क्वालिटी के हिसाब से है, लेस देन द प्राइस के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, इफ यू आर रेजिंग द डिमांड देन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलवेज हाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज सब्सिडी। व्हाट इज सब्सिडी? सब्सिडी क्या है? Relaxation given by the government to the Subsidy consumer. is provided to the companies, that is provided to the household. Household का मतलब यहाँ इंडिविजुअल कंज्यूमर के सेंस में बोला जा रहा है। ठीक है, तो जैसे आपका फ्यूल हो गया, ऑयल हो गया, पब्लिक हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, बहुत सारी चीजों में क्या मिलता है? सब्सिडी। तो सब्सिडी एक तरीके से क्या है? सब्सिडी इज अ काइंड ऑफ अमाउंट that will reduce the burden of the household and companies. ठीक है, and for motivating the people, motivating the company or motivating the individual to purchase that product or to take that service. Product में आपका good service दोनों आ जाएगा। For better the standard of living, what is done? The subsidy is given by the government. ठीक है, और इससे क्या होगा? सब्सिडी से ना आपके प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस होता है। अगर कंपनी को मिल रहा है, मैन्युफैक्चरर को मिल रहा है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट लो होगा, तो अल्टीमेटली वो कंज्यूमर तक भी लो कॉस्ट में पहुंचेगा। तो पूरे बोल सकते हैं वेलफेयर के लिए सब्सिडी इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। या फिर अगर गवर्नमेंट कई बार सब्सिडी तब भी प्रोवाइड करती है जब देखती है कि कंज्यूमर या कंपनी अफोर्ड नहीं कर पाएगा जो कॉस्ट लिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाता है? सब्सिडी दिया जाता है। ठीक है, अब एजुकेशन लोन पर भी है आपके सब्सिडी, बच्चों पे बर्डन ना पड़े एजुकेशन लोन वापस करने का, तो उस सिचुएशन में भी आपको सब्सिडी मिल जाता है। ठीक है, अब ये सारे आपके इंटरवेंशन के वेज थे, तरीके थे। उसके अलावा आपका रीजन फॉर द स्टेट इंटरवेंशन तो करवा दिया था मैंने, क्या क्या रीजन हो सकता है स्टेट इंटरवेंशन का। अच्छा, आपके बुक में यहां पर कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ इंटरवेंशन, यानी किस लेवल तक इंटरवेंशन किया जा सकता है किसी गवर्नमेंट के द्वारा, किस लेवल तक। तो यहाँ पर फॉर्मेशन स्टेज में, यानी कि जब कोई इंडस्ट्री बन रहा है तो उस स्टेज में क्या क्या डिसीजन, कौन कौन सी पॉलिसीज गवर्नमेंट की काम आएगी। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, कंपनीज एक्ट पहले 1956 अब 2013, आईडीआर एक्ट, फेरा एक्ट, फाइनेंशियल अरेंजमेंट डेवलपमेंट बैंक, तो ये सारी आपके इंटरवेंशन है फॉर्मेशन स्टेज के लिए। सेकेंड है कंस्ट्रक्शन स्टेज के लिए, जब कोई चीज जैसे कि आपका स्टील की कंपनी है, सेल हो गया, ये कंस्ट्रक्शन का काम करती है, उनके लिए जब कोई पॉलिसीज हैं वो मशीनरी एंड प्रोक्योरमेंट इंस्टॉलेशन के लिए, इंपोर्ट्स एंड गुड्स लाइसेंस के लिए, उसके अलावा प्री प्रोडक्शन स्टेजेस के लिए, परचेजिंग के लिए, फाइनेंसिंग ऑफ पर्सनल और मार्केटिंग, इन सब के लिए जो गवर्नमेंट इंटरवेंशंस बनाए गए हैं वो आपके बुक पेज नंबर 153 में गिवन है। ये एक्सटेंट ऑफ इंटरवेंशन, ये इसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, अगर कोई भी पॉइंट समझ नहीं आएगा तो प्लीज आस्क
ठीक है, ओके, आई थिंक दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। और एक आपका टॉपिक रह गया है इंडस्ट्रियल, विल कंप्लीट द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। एनीवन हैव एनी डाउट? No, ma'am. Okay, see you all.